नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द कंपेल न्यूज़ में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों का बड़ा बयान। बोले दिल्ली पुलिस अनुमति दे या ना दे, आउटर रिंग रोड पर होगी ट्रैक्टर परेड। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ट्रैक्टर परेड में शामिल होने जा रहे हैं किसानों ने खट्टर को ललकारा, बोले सीएम साहब देख लो। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल का एनडीए पर तंज, कहा जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान बोले दिल्ली पुलिस अनुमति दे या ना, आउटर रिंग रोड पर होगी ट्रैक्टर परेड। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 60वें दिन भी जारी है। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से काफी ट्रैक्टर आ रहे हैं। हम 26 जनवरी को शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। टिकरी बॉर्डर पर करीब 2-2.5 लाख ट्रैक्टर होंगे। वहीं किसानों को परेड की इजाजत देने पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों को सेंट्रल दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस किसानों के द्वारा दिए जाने वाले रूट मैप का इंतजार कर रही है। इसके बाद होगी किसान और पुलिस की फाइनल मीटिंग होगी। किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए लिखित में रूट देना होगा। किसान सेंट्रल दिल्ली में ट्रैक्टर परेड नहीं कर सकेंगे। गणतंत्र दिवस परेड के बाद ही वो अपनी ट्रैक्टर परेड निकाल सकेंगे। पंजाब किसान संघर्ष कमेटी के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने कहा है कि कई किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे ही, दिल्ली पुलिस इसके लिए अनुमति दे अथवा नहीं। बता दें कि किसानों के साथ आंदोलन में शामिल योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि 26 जनवरी को किसान परेड होगी और इसके लिए फाइनल रूट जल्द ही मीडिया को बता दिया जाएगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि गणतंत्र दिवस को हम दिल्ली के अंदर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी दिल्ली पुलिस से रैली के रूट को लेकर बात हुई है। योगेंद्र यादव ने कहा कि रैली के दौरान किसान दिल्ली में नहीं रुकेगा, बल्कि जहां से रैली शुरू हुई है वहीं पर वापस आ जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर परेड में शामिल होने जा रहे किसानों की खट्टर को ललकार, बोले सीएम साहब देख लो। जी हां दोस्तों, ज्यों-ज्यों गणतंत्र दिवस की तारीख नजदीक आ रही है, हरियाणा के किसान भी दिल्ली कूच करने लगे हैं। रैली में शामिल होने के लिए पंजाब ही नहीं, हरियाणा के किसान भी ट्रैक्टर लेकर बराबर संख्या में शामिल हो रहे हैं, वह भी पूरी तैयारी के साथ, ताकि सरकार के किसी भी प्रतिबंध के बावजूद ट्रैक्टर परेड को सफल बनाया जा सके। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट के किसान हरजिंदर ने कहा, जैसे भी जत्थेबंदियों का आदेश होगा वैसे गणतंत्र दिवस मनाएंगे, साथ में दिल्ली और मोदी को दिखाएंगे किसान एकता में कितना दम है। किसान करम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब देख लें कि सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के ही नहीं, हरियाणा के किसान बराबर मात्रा में अपने ट्रैक्टर लेकर परेड में पहुंच रहे हैं। इस समय चारों तरफ हरियाणा से आए हुए ट्रैक्टर खड़े हैं और साथ साथ उन्होंने इस तरह के प्रबंध भी किए हैं कि अगर सरकार ट्रैक्टरों का डीजल पर प्रतिबंध लगाती है तो वे अपने साथ 15 ड्रम डीजल और पानी के टैंकर और 2 महीने का राशन साथ लेकर चले हैं, ताकि किसी भी स्थिति का मुकाबला करते हुए गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड को सफल बनाएंगे। शनिवार शाम तक पानीपत टोल प्लाजा पर पंजाब से दिल्ली कुछ कर रहे ट्रैक्टरों का जमावड़ा ही दिखाई दिया, लेकिन आज रात से हरियाणा के किसान भी अपने ट्रैक्टरों के साथ भारी मात्रा में दिल्ली गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए कूच कर रहे हैं। रात को पानीपत टोल प्लाजा पर जिधर भी देखें उधर अंबाला, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, कैथल से आए ट्रैक्टरों का जमावड़ा लगा हुआ था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का एनडीए पर तंज, जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है, मोदी जी ने जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में जबरदस्त विकास कर दिखाया है। जनता महंगाई से त्रस्त, मोदी सरकार टैक्स वसूली में मस्त। राहुल ने ट्विटर पर एक अखबार का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें तेल और गैस की बढ़ती कीमतों की तुलना की गई है। स्क्रीनशॉट में बताया गया है कि 1 जुलाई 2020 को जयपुर में रसोई गैस के प्रति सिलेंडर की कीमत 594.5 रुपए थी, जबकि 7 जनवरी 2021 को यह रकम 698 रुपए हो गई है। वहीं जयपुर में 1 जुलाई 2020 को डीजल का दाम 81.32 रुपए लीटर था, जबकि अब जनवरी 2021 में यह 83.64 रुपए हो गया है। पेट्रोल के दामों को लेकर लिखा गया है कि साल 1 जुलाई 2020 को पेट्रोल की कीमत 87.57 रुपए थी, जो 7 जनवरी 2021 को 91.63 रुपए हो गई। बता दें कि तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने शनिवार को तमिलनाडु पहुंचते ही मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने एमएसएमई के लोगों के साथ बैठक के दौरान कहा था कि यूपीए की सरकार आने पर मौजूदा जीएसटी नियमों में बदलाव किए जाएंगे। यूपीए इसके लिए प्रतिबद्ध है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के साथ सरकार कोई वार्ता नहीं, सिर्फ नाटक कर रही थी, किसान नेता राकेश टिकैत का गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों पर जारी बातचीत को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना के मुखपत्र कहे जाने वाले सामना को दिए अपने इंटरव्यू में राकेश टिकैत ने सरकार को खरी खरी सुनाई है। सामना को दिए अपने इंटरव्यू में किसान नेता ने कहा कि बात कर ही नहीं रही थी, ये तो बस नाटक हो रहा था, सरकार ने बातचीत से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वार्ता हो कब रही थी, बस नाटक हो रहा था। किसान नेता ने कहा कि पहली बैठक से लेकर 11वीं बैठक तक हमारे सभी 40 संगठनों की मांग एक ही रही कि उन नए कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पर कानून बने। कृषि मंत्री पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बैठक में पहले से ही सारी बातें रटाकर भेजा जाता था और वह बैठक में सब वही बोलते थे। प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला करते हुए किसान नेता ने कहा कि पीएम के पास भारतीय क्रिकेट टीम के जीत पर बधाई देने का समय रहता है, पर इतनी ठंड में सड़कों पर किसान करीब 2 महीने से बैठे हैं, उन पर एक बार भी कुछ नहीं बोला। बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च की इजाजत मिल गई है। किसान नेताओं ने शनिवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों को 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति दे दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान प्रदर्शन से बढ़ी पंजाब बीजेपी में बेचैनी, दिग्गज नेता बोले पीएम मोदी चाहते तो एक दिन में सुलझा देते। जी हां दोस्तों, आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रहने और तुरंत कोई समाधान नहीं निकलने के कारण अब पंजाब बीजेपी के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांता चावला ने शनिवार को कहा है कि आंदोलन को इतने लंबे समय तक जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि प्रधानमंत्री चाहते तो एक दिन में ही इसको हल कर सकते हैं। 78 वर्षीय पूर्व मंत्री चावला ने संडे एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, बीजेपी के एक नेता के तौर पर नहीं, भारत के नागरिक के रूप में मुझे लगता है कि कोई भी विरोध प्रदर्शन इतना लंबा नहीं चलना चाहिए, इसका हल जल्द से जल्द ढूंढा जाना चाहिए था। दिसंबर में जब ठंड या आत्महत्या के कारण मरने वाले किसानों की संख्या 30 तक पहुंच गई थी, तब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था कि अगर कृषि मंत्री इस मुद्दे को हल करने में सक्षम नहीं है तो पीएम को इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए। चावला ने कहा, कितना लंबा चलने के बाद भी प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने पर किसानों ने दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा, किसान 100% गलत नहीं है और न ही कृषि कानून। प्रधानमंत्री को खुद किसानों के साथ बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री चाहें तो एक दिन में हल निकल सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर रैली की दी अनुमति, राकेश टिकैत ने जताई खुशी। जी हां दोस्तों, आंदोलनरत किसान और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस को देखते हुए किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर सहमति बन गई है। इस बाबत किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस से सकारात्मक बातचीत हुई है। बता दें कि दिल्ली में पिछले करीब 2 महीने से किसान नए कृषि कानून को निरस्त की मांग रखते हुए आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हालांकि इस दौरान केंद्र सरकार से 11वें दौर तक की बातचीत हुई है, लेकिन किसी बात पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई, जिसका नतीजा रहा कि किसान दिल्ली में अभी भी डटे हुए हैं। दरअसल किसान ने साफ किया कि केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेना चाहिए, तभी किसान अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने लचीला रुख अपनाते हुए बैठक में प्रस्ताव दिया कि अगले 1.5 साल के लिए कृषि कानून को ठंडे बस्ते में रखने के लिए तैयार है। साथ ही एक समिति बनाकर इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसे किसान संगठन के नेताओं ने खारिज कर दिया है। उधर दिल्ली में गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा मुस्तैद किए गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के ट्रैक्टर रैली की सहमति देने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच मंत्रम फार्म हाउस में बैठक हुई, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, डॉक्टर दर्शनपाल सिंह और योगेंद्र यादव, युद्धवीर सिंह ने हिस्सा लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुझे बुलाने के बाद अपमान मत कीजिए, पीएम की मौजूदगी में नेताजी के समारोह के दौरान बिफरी ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके सम्मान में आयोजित समारोह में बिफर पड़ी। ममता बनर्जी का संबोधन शुरू होते ही किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ममता के साथ जब यह चौंकाने वाला व्यवहार हुआ, तब पीएम नरेंद्र मोदी भी मंच पर मौजूद थे। दोनों नेता बेहद कम ही मंच साझा करते हैं। ममता ने कहा, मुझे यहाँ बुलाने के बाद मेरा अपमान मत कीजिए, यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अगर आप किसी को सरकारी कार्यक्रम में न्योता देते हैं तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। नाराज और व्यथित नजर आ रही ममता ने अपना भाषण बीच में ही खत्म करते हुए यह तीखी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि सरकार के प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कोलकाता में यह प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना यह आपको शोभा नहीं देता। मैं कुछ नहीं कहने जा रही हूँ। जय हिंद,
जय बांग्ला। समारोह में साफ देखा गया कि ममता बनर्जी बोलने के लिए उठ खड़ी हुई तो भीड़ ने नारेबाजी की। आयोजक उन्हें बार बार शांत रहने के लिए कहते रहे। जब ममता की बोलने की बारी आई तो नारेबाजी करने वाली भीड़ पर उनका गुस्सा फूटा। उन्होंने लोगों को सरकारी कार्यक्रम की मर्यादा रखने की नसीहत दी। ममता ने इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेताजी के कार्यक्रम में शामिल होने पर धन्यवाद दिया और मंच से चली गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हुए बिना पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में मुख्यमंत्री को बहन ममता कहकर बुलाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेताओं को मारने की साजिश, मामले को लेकर खट्टर इस्तीफा दे कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन से जुड़े कुछ किसान नेताओं को मारने की साजिश, मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना चाहिए और राज्य सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने किसानों के आंदोलन स्थल से एक युवक के पकड़े जाने और उससे जुड़े वीडियो सामने आने का हवाला देते हुए यह मांग की। वल्लभ ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया, किसान आंदोलन को लेकर पहले ध्यान भटकाने की कोशिश हुई, फिर किसान संगठनों को बांटने का प्रयास किया गया, इसके बाद आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास हुआ, अब आंदोलन को हिंसा के जरिए नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति किसान नेताओं को मारने की साजिश की खुलासा करता है, इसके बाद पुलिस हिरासत में पूछताछ का उसका एक वीडियो सामने आता है। ऐसा तो पहली बार हो रहा है कि पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति का पूछताछ का वीडियो सामने आए। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल किया, किसके इशारे पर यह पाप होने जा रहा था? हरियाणा पुलिस किसको बचाने का प्रयास कर रही है? वल्लभ ने कहा, इस मामले में पुलिस कुछ कह रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ दूसरी बात कर रहे हैं। दोहरा मापदंड नजर आ रहा है। इस तरह की सरकार को नैतिक और कानूनी दृष्टि से सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और इस सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। इस मामले का सच सामने लाने के लिए यह जरूरी है। उल्लेखनीय है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उनमें से 4 की हत्या करने और 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के दौरान अशांति पैदा करने की साजिश रची गई। इस संबंध में आरोपी व्यक्ति से हरियाणा पुलिस सोनीपत में पूछताछ कर रही है। किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार की रात आरोपी व्यक्ति को मीडिया के सामने पेश किया था। सोनीपत के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति की उम्र करीब 21 साल है और उससे राज्य पुलिस की अपराध शाखा पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति सोनीपत में रह रहा था और उसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आने पर जीएसटी में बदलाव का किया वादा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु दौरे पर हैं। वह तिरुपुर में राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो जीएसटी में बदलाव करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर माल एवं सेवा कर को फिर से नया स्वरूप दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस और यूपीए बहुत स्पष्ट है कि अगर हम सरकार में आए तो हम जीएसटी में बदलाव करेंगे। हम आपको ऐसा जीएसटी देंगे जिसमें सिर्फ एक टैक्स होगा और वो कम से कम होगा। राहुल गांधी ने लघु और मझोले उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद में यह भी भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की सरकार में एक कर न्यूनतम के सिद्धांत पर अमल किया जाएगा। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो जीएसटी की व्यवस्था को नया स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था नहीं चल सकती, इससे एमएसएमई पर बड़ा भार पड़ेगा और हमारा आर्थिक तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मेरी सोच है कि अगर भविष्य में हम चीन, बांग्लादेश या अन्य देशों के साथ स्पर्धा में आगे निकलना चाहते हैं तो यह एमएसएमई के माध्यम से ही हो सकता है। उनके मुताबिक लघु और मझोले उद्योग देश में रोजगार सृजन की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने दावा किया कि देश इस वक्त रोजगार देने में असमर्थ है और अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी खेती की व्यवस्था को भारत के 5 से 6 बड़े कारोबारियों को दे रहे हैं। वे छोटे और मध्यम व्यवसायों को भी इन्हीं बड़े कारोबारियों को दे रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करते हुए आरोप लगाया कि राज्य की अन्ना द्रमुक सरकार ने केंद्र सरकार के साथ समझौता कर लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो करवाने के लिए सीबीआई और दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने तमिलनाडु के अपने 3 दिनों के दौरे को कोयम्बटूर से आगाज किया। राहुल गांधी एक खुले वाहन में सवार होकर जनता से रूबरू हुए और कई जगहों पर लोगों को संबोधित किया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल मई में प्रस्तावित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नए कृषि कानून किसानों के लिए नोटबंदी की तरह, मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया है, लेकिन कृषि कानूनों के मुद्दे पर राजनीतिक दल मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले खेती का खून नाम से बुकलेट जारी किया था और बताया था कि किस तरह से मोदी सरकार कुछ खास लोगों, यूं कहें तो 4-5 लोगों के हितों के बारे में सोचती है। शनिवार को तमिलनाडु में राहुल गांधी ने रोड शो किया और एक बार फिर मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला किया।
कृषि कानून किसानों के लिए नोटबंदी की तरह है। कृषि कानून किसानों के लिए नोटबंदी की तरह है। मुझे यह देखकर बहुत गर्व है कि दिल्ली से बाहर बैठे हैं और नरेंद्र मोदी को उन्हें लागू करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। वह गरीबों की शक्ति को नहीं समझता है और हमारा काम उसे गरीबों, श्रमिकों और किसानों की शक्ति को समझना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आपने कभी पीएम को ऐसा करते देखा है? वह 5 लोगों के साथ एक कमरे में बैठेंगे, देश के सबसे बड़े कारोबारी लोग, और उनके साथ चर्चा करेंगे। वह कभी भी किसानों, श्रमिकों, छोटे कारोबारियों के साथ चर्चा नहीं करेंगे। वे क्या सोचते हैं? इस देश के श्रमिकों और गरीब लोगों पर एक व्यवस्थित और संगठित हमला हो रहा है। ऐसा मत सोचो कि ये नीतिगत गलतियां हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो भारतीय श्रमिकों और भारतीय लघु और मध्यम व्यवसायों को रीढ़ तोड़ने के उद्देश्य से की जाती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंघू बॉर्डर पर धरा गया संदिग्ध, 4 किसान नेताओं को गोली मारने की थी साजिश। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने एक संदिग्ध पकड़ा जिसने बताया कि वह कथित तौर पर 4 किसान नेताओं को गोली मारने के इरादे से वहां पहुंचा था और उसका मकसद 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों के ट्रैक्टर मार्च में अड़चन पैदा करना भी था। इस संदिग्ध की 10 लोगों की टीम थी जिसमें से 2 महिलाएं हैं। हालांकि बाद में संदिग्ध को पुलिस के हवाले कर दिया गया। किसान नेता कुलवंत सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किसानों के आंदोलन में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मास्क पहले इस शख्स और उसके सहयोगियों को धमकाया गया है कि अगर उन्होंने कुछ भी जानकारी उगली तो उनके परिवार वालों को मार दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए इस संदिग्ध आदमी ने कहा, हमने 26 जनवरी को किसानों को ट्रैक्टर रैली के लिए आगे बढ़ने से रोकने की योजना बनाई थी और अगर वे नहीं रुकते तो हम पहले हवा में फायरिंग करते और हमारे दूसरे सहयोगी पीछे से गोली चलाते ताकि वहां मौजूद पुलिस वालों को यह लगता कि उन पर किसान गोली चला रहे हैं। हम 10 लोगों की टीम थे जिनमें से 2 महिलाएं हैं। इसके बाद संदिग्ध ने कहा, हमारी टीम को यहाँ 2 जगहों पर हथियार दिए गए थे। 26 जनवरी के लिए हमने योजना बनाई थी कि टीम के आधे सदस्य पुलिस की वर्दी पहने रहेंगे ताकि किसानों के समूहों को तितर बितर कर सके। हमें उन 4 लोगों की तस्वीरें भी दी गई थी जिन्हें गोली मारनी थी। हमें निर्देश देने वाला शख्स एक पुलिस वाला है। उसने आगे कहा, हम पैसों के लिए काम कर रहे थे। अभी कुछ और लोग हैं जो इस योजना में शामिल थे और जिन्हें पकड़ना बाकी है। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे परिवार वालों को इसकी खबर ना हो। हमें माहौल खराब करने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए गए थे। संदिग्ध ने इस बात पर जोर दिया कि 26 जनवरी को यहाँ माहौल बिगड़ने की 100% आशंका है। उसने कहा, मैंने यहाँ माहौल खराब करने आए बाकी लोगों की पहचान भी बता दी है। उन्होंने बूट, पगड़ी और जीन्स पहनी होगी। जो लोग 26 जनवरी को यहाँ बर्बादी मचाने आएंगे उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी होगी। बाद में इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के साथ 2-2 हाथ करने की तैयारी में किसान, बोले लाठियां बरसी तो भी नहीं हटेंगे पीछे। जी हां दोस्तों, किसान सरकार के साथ अब 2-2 हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान लाठियों के साथ नजर आए। यहाँ पर बढ़ई लाठियां बनाने में जुटे हैं। किसानों ने लाठियों में किसान मजदूर एकता मंच का झंडा लगा रखा है। उनका कहना है कि यदि 26 जनवरी को उन्हें दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने से रोका गया और पुलिस ने यदि उन पर लाठियां बरसाई तो वह भी पीछे नहीं हटेंगे। सिंघू बॉर्डर पर मुख्य रूप से किसानों ने 2 मंच बना रखे हैं। पहला मंच किसान मजदूर एकता संगठन पंजाब का है, जबकि दूसरा मंच संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के नाम से यहाँ पर स्थापित किया गया है। शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर सामान्य चहल पहल थी। सरकार के खिलाफ किसानों का मोर्चा यहाँ खुला हुआ था, जबकि मजदूर किसान एकता संगठन के मंच पर आक्रोश तेज नजर आ रहा था। मंच के सामने पंजाब से आए सैकड़ों किसान हाथों में लाठियां थामे बैठे थे। हालांकि किसानों की लाठियों में झंडे लहरा रहे थे। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को भारी भीड़ थी। किसानों के मुताबिक पंजाब के प्रत्येक गांव से लगभग 30 से 50 लोग लाठियों के साथ यहां पहुंच रहे हैं। तरनातरन जिले के गांव पड़ा सौर से लखविंदर सिंह, नरवैल सिंह, मनोहर सिंह और गुरविंदर सिंह शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। गुरविंदर सिंह ने बताया कि उनके गांव से 25 लोगों का जत्था आज पहुंचा है। रात में इतने ही लोग और आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तो मोर्चा फतह करके ही यहां से वापस जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 4 में से 3 भारतीयों की राय, देश में बढ़ा भ्रष्टाचार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कामकाज में सुधार की बात स्वीकार करने के बावजूद अधिकतर लोगों ने माना कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइट्स की ओर से आयोजित मूड ऑफ द नेशन सर्वे में लोगों ने भ्रष्टाचार के बढ़ने की बात कही। क्या देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है? इस सवाल पर 76% लोगों ने कहा कि हाँ, जबकि 20% लोग बोले कि नहीं। वहीं 4% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे में शामिल 12,232 लोगों में से 39% लोगों ने माना कि राजनेता सबसे अधिक भ्रष्ट होते हैं, जबकि 20% लोगों का कहना था कि पुलिस सबसे अधिक भ्रष्ट है। सरकारी अधिकारियों को 14% लोगों से सबसे अधिक भ्रष्ट माना। डॉक्टर को 5, पत्रकारों को 5, वकीलों को 4, कारोबारियों को 3, नौकरशाहों को 3, PSU अफसरों को 2, जजों को 2, टीचर को 2, प्रोफेशनल 1 और सैन्य सदस्य को 1% लोगों ने सबसे भ्रष्ट माना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
समय से पहले होंगे पश्चिम बंगाल चुनाव, फरवरी के पहले हफ्ते में हो सकता है तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। इस बीच खबर है कि केंद्रीय चुनाव आयोग जल्द ही राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मई महीने में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं होनी है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव समय से पहले ही कराए जा सकते हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 30 मई 2021 में खत्म हो रहा है। खबर के मुताबिक चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक चुनाव आयोग फरवरी महीने के पहले हफ्ते में ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग चाहता है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव मई में होने वाली 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षाओं से पहले 5 मई तक संपन्न हो जाएं। अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान राजनीतिक दलों के साथ अपनी बातचीत में चुनाव आयोग ने उन्हें राज्य में जल्द चुनाव कराने की जानकारी भी दी। वहीं टीएमसी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उनकी पार्टी जल्द चुनाव होने की स्थिति में पूरी तरह तैयार है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव की जमीनी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल ही में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, राजीव कुमार और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के प्रभारी संदीप जैन के साथ राज्य का दौरा किया है। चुनाव आयोग आज एक अहम बैठक भी करेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। वहीं कोरोना वायरस महामारी के चलते चुनाव आयोग ने 7 से 8 चरण में पश्चिम बंगाल के चुनाव कराने का फैसला लिया है। इससे पहले 2016 में पश्चिम बंगाल में 4 अप्रैल से 5 मई के बीच 6 चरणों में विधानसभा के चुनाव कराए गए थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।